हाय गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट सेशन ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। यार जो लास्ट टाइम किया था उसमें क्या किया था हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब पहले एक्सरसाइज ये पढ़ी थी, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था। क्या था? सेट ऑफ ऑर्डर पेयर था। मैंने आपको 2.1 होमवर्क भी दी थी करने के लिए। तो यार 2.1 में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बताया गया है कि स्टेट वेदर, कुछ आपको स्टेटमेंट गिवन है 3 और मुझे बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। और अगर वो फॉल्स है तो उसको सही करके लिखना है मुझे। तो एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है? चलो, तो पहली कंडीशन क्या थी कि अगर पढ़ना है तो क्वेश्चन पढ़ लो। पहली कंडीशन ये थी, इफ P इज इक्वल टू दिस एंड Q इज इक्वल टू दिस, देन P क्रॉस Q इज इक्वल टू दिस। इज इट ट्रू और फॉल्स? बताना है क्या ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो बेटा खुद सोचो और इसका आंसर दो। मेरे अकॉर्डिंग तो ये क्या है बेटा? फॉल्स है। क्यों? क्योंकि P इंटू Q में, मतलब P क्रॉस Q में टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने आने चाहिए? 2। इसमें 2 एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट, 4 आने चाहिए। यहाँ पे कितने ऑर्डर पेयर है? 2 ही ऑर्डर पेयर है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? गलत। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब बच्चों मुझे क्या बोला है, अगर ये फॉल्स थी तो इसको सही करके लिखना है ना। तो अब मैं लिखूंगा P क्रॉस Q, M क्रॉस N इंटू N क्रॉस N। इनको क्रॉस करते हैं, M कोमा N, M कोमा M, N कोमा N, तो ये आपका सही आंसर है 4 ऑर्डर पेयर। ये थी आपकी पहली स्टेटमेंट। अब मैं सेकंड लिखता हूं बेटा। आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ये है, इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट, then A cross B is a non-empty set of ordered pairs x comma y such that x belongs to A and y belongs to B। तो गाइस ये सेकंड स्टेटमेंट है। इसने मुझे क्या बोला है, ध्यान से पढ़ते हैं। A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट। A और B क्या है? दो नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी का मतलब कि इस A के अंदर भी कुछ एलिमेंट होंगे और B के अंदर भी कुछ एलिमेंट होंगे। सपोज, चलो मैं एग्जांपल लेके कर लेता हूं एक बार। सपोज मैंने A ले लिया, AB, और B भी क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट। मैंने B ले लिया 2 3। चलो ठीक है। अब मुझे बोला है A क्रॉस B इज अ नॉन एम्प्टी सेट। तो जो A क्रॉस B निकालूंगा मैं, वो भी क्या होगा? नॉन एम्प्टी सेट। सीधी सी बात है, अगर मैं जब इनको क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, जब मैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा, तो वो क्या आएगा? A2 आएगा, A3 आएगा, B2 आएगा, B3 आएगा ना। तो जो मैंने इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, A क्रॉस क्या बोला है? देन A क्रॉस B इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x, y। तो A क्रॉस B भी क्या होगा? एक नॉन एम्प्टी सेट होगा उन ऑर्डर पेयर का। किन ऑर्डर पेयर का? x, y का, सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। तो इस बात का मतलब है कि जो A क्रॉस B है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। अब मुझे चेक करना है क्या जो मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये वाला इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखा मैंने, जो A क्रॉस B है इसमें जो ऑर्डर पेयर आ रहे हैं वो XY की फॉर्म में आ रहे हैं, है ना। और जो X होना चाहिए वो सेट A का एलिमेंट होना चाहिए। तो क्या जो पहले वाले एलिमेंट है वो सेट A के हैं? हाँ है।
और जो y होना चाहिए वो सेट b का एलिमेंट होना चाहिए। तो क्या मेरे बाद वाले एलिमेंट जो है वो सेट b के हैं? तो हाँ है। तो इसका मतलब जो मैंने एग्जांपल लिया था वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो भी क्या है? ट्रू। तो हाँ ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। ठीक है ना? ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट थे, अगर ए क्रॉस बी करता हूं तो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर आएगा और वो इस तरीके से आएगा कि पहले वाले एलिमेंट ए के होंगे और बाद वाले एलिमेंट बी के होंगे। और ये हम पढ़ भी चुके हैं जब मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाया था कि जो पहले वाले एलिमेंट होते हैं वो सेट ए के होते हैं और जो बाद वाले होते हैं वो सेट बी के होते हैं। तो उसका मतलब ये कंडीशन भी क्या है? ट्रू। अब मैं थर्ड लिख देता हूं फटाफट से। थर्ड आपको दी बनेगी इफ a is equal to 1, 2, b is equal to 3, 4, then a cross b intersection 5 is equal to कितना? 5। ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, चलो ये कंडीशन है। अब बताना है कि मुझे ये ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं इसको। पहले मैं निकालता हूं b इंटरसेक्शन 5 क्या आएगा? किसी भी सेट का 5 के साथ इंटरसेक्शन क्या आएगा? 5 आएगा। अब मुझे करना क्या है? a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 दैट इज a क्रॉस इनटू 5। अब किसी भी सेट का 5 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करो तो क्या है? कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये नल सेट है, कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। तो क्या है? 5 तो आएगा। पता लग गया भाई ये तो एक सेट है और यहाँ पे क्या है? कुछ खाली सेट, नल सेट। तो किसी भी सेट का अगर नल सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा तो वो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है एलिमेंट आने चाहिए, है ना? तो बेटा एलिमेंट नहीं आएंगे क्योंकि इसका मतलब बेटा पता क्या है? इसका मतलब है ये। अब क्या है इसके अंदर? कुछ नहीं। तो कैसे कर सकता हूँ? ऑर्डर पेयर बनेंगे नहीं क्योंकि अंदर तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए बेटा इसका आंसर क्या आएगा? 5 तो आएगा, कुछ बन नहीं रहा। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू है। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो हमारा है रिलेशन। एक बार मैं इसको रब कर देता हूं फिर आपके पास आता हूं। तो स्टूडेंट्स अभी मेरा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन। लास्ट टाइम जो पढ़ा था मैंने क्या पढ़ा था? कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था। इसको समझाने से पहले मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं करके, उससे मैं इसको समझाऊं। सपोज मैंने आपके पास एक सेट लिया A, इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3। एक सेट लिया मैंने B, इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5। ये दो सेट है, एक A और एक B। अच्छा मैंने इसका बोला मुझे A क्रॉस B निकालना है, तो अब मुझे निकालना आता है। मैं कैसे लिखूंगा? A क्रॉस B में कैसे लिखूंगा मैं? A और B के बीच में जितने भी ऑर्डर पेयर्स आएंगे वो सारे आ जाएंगे। 1, 1 आ गया, 1, 2 आ गया, 1, 3 आ गया एंड सो ऑन। लास्ट वाला तुम्हारा कितना आएगा? 3, 5 आएगा। ऐसे बहुत सारे ऑर्डर पेयर आएंगे। कितने आएंगे? 3 into 5 15 ऑर्डर पेयर आएंगे इसके अंदर। हमें निकालना आता है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इसमें 15 ऑर्डर पेयर आएंगे। अब ये क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब देखो बेटा मैं बात करता हूं रिलेशन की। अब जनरली रिलेशन को हम लोग किससे लिखते हैं? R से डिनोट करते हैं। अब मैंने आपको एक बात बोली, डिफाइन अ रिलेशन R। एक रिलेशन बनाओ R इज इक्वल टू x, y such that x, y such that y is equal to x square, where x belongs to A and y belongs to B। मैंने क्या बोला? वो सेट ऑफ ऑर्डर मैंने बनाओ। मैंने क्या चाहिए? मुझे कुछ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर चाहिए दैट इज x, y। अब इसको भूल जाओ, मुझे पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑर्डर पेयर चाहिए x, y जिसमें x किसका एलिमेंट होना चाहिए? सेट A का, और y किसका एलिमेंट होना चाहिए? सेट B का। और वो जो x और y है ना उनमें ये कंडीशन होनी चाहिए कि जो y होना चाहिए वो x का स्क्वायर होना चाहिए, कि जो y होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? x का स्क्वायर। मतलब इस A और B में मुझे ऐसे ऑर्डर पेयर निकालने हैं जिनमें जो y हो वो x का क्या हो? स्क्वायर हो। चलो बेटा निकालते हैं एक बार।
कैसे कुछ ऑर्डर पेयर है। अगर x की वैल्यू 1 लेता हूं यहां से तो y कितना आ रहा है 1। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो 1 की स्क्वायर कितना आ गया 1, तो y कितना आ रहा है 1। तो क्या इसमें 1 है? हां है। तो एक ऑर्डर पेयर ही हो सकते हैं। देखो ध्यान से, 1 a से बिलोंग करता है, 1 b से बिलोंग करता है, और क्या है जो ये वाला 1 है ना, ये इसका स्क्वायर है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एक तो ऑर्डर पेयर ही हो गया। और कोई ऑर्डर पेयर हो सकता है। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो y कितना आ रहा है 4, 2 इसमें आ रहा है और 4 इसमें आ रहा है। एक ऑर्डर पेयर ही हो सकता है। क्या और कोई ऑर्डर पेयर हो सकता है? अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट कर दूं तो y कितना आ रहा है 9, लेकिन इसमें तो 9 है नहीं, और y किसका एलिमेंट होना चाहिए b का, और कोई ऑर्डर पेयर नहीं। ठीक है, अब बेटा ध्यान से देखो, दिस इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू b। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, a टू b के बीच में एक रिलेशन है। अब मैं आपको बताता हूं रिलेशन का मतलब है क्या। सुनो ध्यान से, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स between a to b, set of all order pairs between a to b which satisfy a given condition is called relation between a to b। उसे हम a to b के बीच में क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। तो कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, रिलेशन भी क्या होती है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होता है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर होता है। लेकिन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, इट कंटेन्स ऑल ऑर्डर पेयर्स बिटवीन a टू b। लेकिन जो रिलेशन होती है उसमें सारे ऑर्डर पेयर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। लेकिन इसमें सिर्फ रिलेशन में वही वाले ऑर्डर पेयर आते हैं जो एक गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सारे ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई कर रहे हो, तो उसका मतलब जो ये सारा का सारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो किस में आ जाएगा, रिलेशन में आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कार्टेशियन प्रोडक्ट भी रिलेशन हो सकता है। बात समझ में आई? तो एक सेंटेंस बोल रहा हूं, याद रखना कि सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसी कंडीशन आ सकती है कि इसके सारे एलिमेंट इन दोनों सेट के सारे एलिमेंट गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उस केस में पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट उठ के यहां पर आ जाएगा। कुछ कंडीशन ऐसी हो सकती है, सपोज मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो मैंने बोला कि हाँ, जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो a और b के बीच में रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन जितनी भी रिलेशन है मतलब सारी रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि बड़ा सारे रिलेशन के अंदर जरूरी नहीं है कि सारे ऑर्डर पेयर आए। तो आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। समझ में आया? एक बार दोबारा रिपीट करता हूं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स। a और b के बीच में जितने भी ऑर्डर पेयर हो सकते हैं वो सारे किसमें आएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएंगे। लेकिन रिलेशन में क्या आएंगे, सिर्फ वही ऑर्डर पेयर्स आएंगे जो एक गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, चलो तो अब तुम्हें कुछ समझ में आया रिलेशन होती क्या है। अब मैं एक बात, एक रिलेशन के बारे में एक बात लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। किन्हीं भी दो सेट के बीच में जो रिलेशन होगी, जैसे मैं बात करूं कि a तो मैंने जो रिलेशन लिखी है ये किसके बीच में लिखी है, a और b के बीच में लिखी है। किन्हीं भी दो सेट के बीच में जो रिलेशन होगी ना वो हमेशा उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का हिस्सा होगी। किन्हीं भी दो सेट के बीच में जो रिलेशन होगी वो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमेशा क्या होगी, हिस्सा होगी। अगर सपोज करो मैं यहां पर 3,9 लिख देता, कहने को तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये इन दोनों सेट के बीच में रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये वाला एलिमेंट है नो, वो बी का एलिमेंट नहीं है। तो इन शॉर्ट मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं वो क्या बताना चाह रहा हूं, किन्हीं भी दो सेट के बीच में जो रिलेशन आएगी, किन्हीं भी दो सेट के बीच की जो रिलेशन होगी वो हमेशा उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का हिस्सा होगी। कहने का मतलब क्या है, उसके जो ऑर्डर पेयर है वो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमेशा आएंगे ही आएंगे। क्यों भाई, इसमें तो सारे ऑर्डर पेयर आते हैं और इसमें सिर्फ स्पेसिफिक ऑर्डर पेयर आते हैं ना। इतनी बात समझ में आई? तो मैं इस बात को ऐसे कह सकता हूं कि रिलेशन, आर का मतलब रिलेशन है, हाँ आर का मतलब रियल नंबर भी होता है। अगर हम नंबर के सेंस में यूज करेंगे तो वहां पे रियल नंबर होगा, और अगर मैं ऐसे लिखूंगा किसी सेट के सामने, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर के सामने, तो उसका मतलब क्या होगा, रिलेशन होगा। मैंने लिखा रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी हमेशा क्या होगी, या तो वो कोई ना कोई सबसेट होगी, या इसका हिस्सा होगी, या इक्वल होगी किसके, ए क्रॉस बी के। तो आई होप आपको समझ में आ गया वो रिलेशन है क्या। रिलेशन क्या है, ए क्रॉस, इन शॉर्ट रिलेशन क्या है, किन्हीं भी दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई ना कोई सबसेट हो गया।
तो रिलेशन बिटवीन ए टू बी इज द सबसेट और इक्वल टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अब बेटा इतना करने के बाद अब थोड़ा सा मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। रिलेशन between two non-empty sets A and B. Relation between two non-empty sets A and B is always a subset or equal to its Cartesian product। या तो वो क्या होगी A क्रॉस B का सबसेट होगी या वो A क्रॉस B के कभी कभार इक्वल भी हो जाएगी। कहने का मतलब यही था, रिलेशन बिटवीन A टू B इज अ सबसेट और इक्वल टू A क्रॉस B। अब बच्चों यहां पर एक टर्म यूज हुई सबसेट, हम पहले पढ़ चुके हैं। सबसेट का मतलब क्या होता है, किसी भी सेट का हिस्सा क्या कहलाता है, उसका सबसेट कहलाता है। अब बच्चों किसी भी सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद है, 2 की पावर n। 2 की पावर n इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बिटवीन a एंड b, कि a और b के बीच में कितने सबसेट हो सकते हैं। हम लोग किससे निकालते हैं, 2 की पावर n से निकालते हैं। अब यहां पर आते हैं, कभी कभार क्वेश्चन आता है क्या, total number of relations from A to B। अब A to B टोटल कितनी रिलेशंस हो सकती है बेटा, तो सुनना ध्यान से, इसका आंसर होगा जितने A क्रॉस B के सबसेट होंगे दैट इज 2 की पावर n। यहां पर अब जो n होगा वो क्या होगा, A क्रॉस B के अंदर क्या होते हैं, ऑर्डर पेयर्स, यहां पर n होता है टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स। या तो आप इसको n लिख लो या बेटा इसे कभी कभार ऐसे लिख सकते हैं बुक में, na into nb। इससे मुझे क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स तो मिलेंगे कि a और b के बीच में कितने ऑर्डर पेयर, हम x पे निकालते थे na क्रॉस nb। तो बेटा ये आपका फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। कभी कभार अपन मार्क में क्वेश्चन आ सकते हैं, सपोज कैसे, ऐसे एक क्वेश्चन है, if set A has 2 elements and set B has 3 elements, ठीक है, then how many relations are there between, पहला A to B, तो बताओ A to B के बीच में कितनी रिलेशंस हो सकती हैं। ठीक है बेटा, चलो पहला आंसर होगा। अब मुझे A to B के बीच में रिलेशन निकालनी है, तो बेटा इसका आंसर होगा 2 की पावर na क्रॉस nb। तो na कितना है, A में कितना एलिमेंट है बेटा, 2, और B में कितना एलिमेंट है, 3, तो 2 की पावर 6 दैट इज 64। कभी कभार क्वेश्चन ये बोल सकता है हाउ मेनी रिलेशंस आर देयर बिटवीन A टू A। अब बेटा इससे घबराना मत, A टू A का मतलब है कि पहला वाला सेट भी A है और बाद वाला सेट भी है, मतलब वो जो सबसेट होगा वो किसका होगा, A क्रॉस A का। कभी कभार ऐसे भी बोल सकता है कि जो रिलेशन है वो बिटवीन A टू A, जैसे हमने निकाला था कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A, तो सेम वही, तो A और A के बीच में भी तो रिलेशन हो सकती है। तो अगर ये बोलेगा कि A टू A के बीच में कितनी रिलेशंस है, तो आंसर होगा 2 की पावर na into na
दैट इज 2 की पावर 2 इंटू 2, दैट इज 2 की पावर 4। समझ में आया बेटा? ठीक है, चलो एक बार मैं इसको रब कर दूं। अच्छा, मुझे पूछा गया कि बताओ नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन बी टू ए। अब मुझसे पूछ लिया बी टू ए कितने रिलेशन होंगे, तो बी टू ए का मतलब हो गया 2 की पावर एन बी इंटू एन ए। तो एन बी कितना है, बी में कितना एलिमेंट है 3 इंटू एन ए में कितना एलिमेंट है 2, तो इसका आंसर 2 की पावर 6 दैट इज 64। अच्छा, मुझे पूछ लिया फोर्थ नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम बी टू बी। बी टू बी कितनी रिलेशंस होंगी, तो बी में कितना एलिमेंट है 3, तो 2 की पावर एन बी क्रॉस एन बी दैट इज 2 की पावर 3 इंटू 3, 2 की पावर 9, ये आपका आ गया आई थिंक 5 1 12। समझ में आया बेटा? तो ये था एक नंबर का क्वेश्चन। कभी कभार आ सकता है कि बताओ ए टू बी कितनी रिलेशन है, बी टू ए कितनी रिलेशन है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसके बाद आपके पास आता हूं। तो बच्चों मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, मैंने क्या लिखा है, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट ए। अब ना बेटा ये ऑन सेट ए भी हो सकता है या ए टू ए भी हो सकता है। जब हमें एक ही सेट गिवन होता है तो वो ऑन सेट ए भी बोल सकता है या ए टू ए। इसका मतलब क्या है कि ये जो रिलेशन लगी है वो किस पे लगी हुई है, ए क्रॉस ए में से कुछ ऑर्डर पे आएंगे उन पे लगी हुई है। मतलब पहला वाला सेट भी क्या है, ए है, और बाद वाला सेट भी क्या है, ए है। तो मुझे बोला है डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट ए वेयर आपको ये गिवन है रिलेशन। आपको रिलेशन बेटा क्या गिवन है कि वो वाले ऑर्डर पेयर जिसमें क्या हो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, जिसमें क्या हो 3x, मतलब जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा 3x इज इक्वल टू वाई, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, और वेयर xy बिलोंग्स टू a। अब देखो यहां पे इसने मेंशन कर दिया xy बिलोंग्स टू a, ये अगर मेंशन भी नहीं करता, यहां पे लिखा हुआ है किस पे लगी हुई है, ऑन सेट a पे, तो इसका मतलब a टू a पे लगी हुई है। पहले वाले ऑर्डर पेयर के पहले वाले एलिमेंट भी सेट a के होंगे और बाद वाले एलिमेंट भी किसके होंगे, सेट a के होंगे। इतना करने के बाद और आपको सेट a गिवन है, ये चीज जो सेट है a है वो ये है, मतलब मुझे इस पे रिलेशन लगानी है। चलो भी लगाते हैं। अब मुझे क्या पता है 3x इज इक्वल टू y, तो इसका मतलब क्या है, जब मैं ऑर्डर पेयर बनाऊंगा या मैं कह सकता हूं इस रिलेशन की रोस्टर फॉर्म बनाऊंगा, तो ये क्या हो गया 3x इज इक्वल टू y। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो y कितना होगा, देखो x की वैल्यू 1 रखी तो y कितना आ रहा है 3, एक ऑर्डर पेयर ही आएगा। क्या 1 और 3 दोनों इसमें आ रहे हैं, हाँ इसमें आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये बेटा a टू a पे लगी है ना, तो पहले वाले एलिमेंट भी a के होंगे और बाद वाले भी a के होंगे। अगला 2,6 भी आ रहा है, अगला 3,9 भी आ रहा है। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूं तो y 6 आ रहा है, x की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूं तो y 9 आ रहा है, x की वैल्यू 4 पुट करता हूं तो y 12 आता है, x की वैल्यू 5 पुट करता हूं तो y कितना आता है 15 आता है। क्या ये वाला ऑर्डर पेयर इसमें आएगा, बेटा इसका आंसर है ये नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें y की वैल्यू 15 हो गई और ये किस पे लगी हुई है, सेट a पे लगी हुई है। x भी सेट a का एलिमेंट होगा, y भी सेट a का एलिमेंट होगा, तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है इसमें तो नहीं आ रहा, 15 तो इसमें नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये वाला ऑर्डर पेयर तो नहीं आएगा, क्योंकि x और y सेट a के एलिमेंट होने चाहिए थे। तो बेटा बस ये रिलेशन कहां तक बनेगी, यहां तक ही बनेगी। अब ना बेटा कभी कभार क्वेश्चन पूछता है, पता है क्या क्या क्वेश्चन पूछता है कि इसकी डोमेन निकालो, रेंज निकालो, जो भी बोलेगा। डोमेन की बात करते हैं। डोमेन बेटा कभी कभार क्वेश्चन आएगा डिफाइन अ रिलेशन एंड फाइंड इट्स डोमेन, इसकी डोमेन निकालो। तो बेटा मैं आपको डोमेन का मतलब बता देता हूं क्या होता है। ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, या हम ये भी कह सकते हैं ऑर्डर पेयर के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, वो तुम्हारी क्या कहलाती है, डोमेन कहलाती है। या एक तरीका और भी कह सकते हैं, सपोज
आपको बताइए किस पे लगी हुई है, ए टू ए पे लगी हुई है। इसमें पहला सेट भी क्या है, ए, और बाद वाला सेट भी क्या है, ए। तो डोमेन का मतलब होता है जनरली ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट which are used in relation, all the element of first set which are used in relation are called domain। वो सारे एलिमेंट, फर्स्ट सेट के वो सारे एलिमेंट जो रिलेशन में यूज हो रहे हैं वो तुम्हारे क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं। सपोज मैं आपको दिखाता हूं, एक आसान तरीका तो ये होता है, आपने अपनी रिलेशन बनाई और उसमें देख लिया कि पहले वाले एलिमेंट कौन से हैं, तो वो क्या कहलाएगी, इसकी डोमेन कहलाएगी। एक तरीका तो ये है। कभी कभार ना आपके पास क्या गिवन होता है, एरो डायग्राम गिवन होता है रिलेशन का। अगर मुझे बोले कि इस रिलेशन का क्या बनाओ, एरो डायग्राम बनाओ, तो मैं कैसे बनाऊंगा, एक दो तीन चार पाँच 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब ये इसी के अंदर है भाई, 14 13 14 ऐसे यहाँ पर। एक थोड़ा मुझे छोटा लिखना पड़ रहा है बेटा, क्योंकि स्पेस नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 याद। अब अगर मैं इसका एरो डायग्राम बनाऊं, तो जो सेट जो 1 है वो किससे लिंक है, 3 से। पहले सेट का 1 दूसरे सेट के 3 से लिंक है। यहाँ पे पहला सेट भी ए है और ये वाला भी है। 2 किससे लिंक है, 6 से। 3 किससे लिंक है, 9 से। 4 किससे लिंक है, 12 से। बाकी और किससे कोई लिंक नहीं है। इतने बड़ा बात समझ में आई। तो आपने क्या देखा कि अब मैंने लिखा डोमेन क्या होती है। डोमेन एक टर्म है, क्या वो किसको नाम दिया गया है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट व्हिच आर यूज्ड इन रिलेशन। या तो बेटा यहां से देख लो, ये वाले 1 2 3 4 ये डोमेन होगी इसकी। या बेटा एरो डायग्राम बना के यहां से देख लो कि फर्स्ट सेट के कौन से एलिमेंट हैं जो रिलेशन में यूज हो रहे हैं। तो कौन से यूज हो रहे हैं, 1 यूज हो रहा है, 2 यूज हो रहा है, 3 यूज हो रहा है, 4। तो बेटा इसकी जो डोमेन आएगी वो क्या आएगी, 1 2 3 4। ये बेटा इसकी क्या आ गई, डोमेन आ गई। तो डोमेन समझ में आई क्या होती है, फर्स्ट सेट के वो सारे एलिमेंट जो रिलेशन में यूज हो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं बेटा। नेक्स्ट आगे अगला टॉपिक है रेंज। डोमेन के बाद नेक्स्ट टर्म आती है बेटा रेंज। देखो रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ अ रिलेशन। डोमेन क्या था, ऑल द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट व्हिच आर यूज्ड इन रिलेशन। रेंज क्या होती है, ऑल द एलिमेंट्स of second set which are used in relation। तो सेकंड सेट के वो एलिमेंट जिनको मैं रिलेशन में यूज कर रहा हूं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ये हो गया 3 6 9 12। या तो यहां से देख लो बाद वाले एलिमेंट, या सेकंड सेट में देख लो क्या क्या यूज हो रहे हैं। तो वो हो जाएगा 3 6 9 12। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट अगला बेटा अगला बात करते हैं, एक टर्म है कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब क्या होता है, वो मतलब सेकंड सेट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट। ऑफ सेकंड सेट whether they are used or not in relation। are called
तो बेटा उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन। सेकंड सेट के सारे एलिमेंट चाहे वो यूज हो या ना हो, इन शॉर्ट आप ये भी कह सकते हो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट या होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन। तो अगर मैं इसकी कोडोमेन की बात करूं तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कोडोमेन 1 2 3 से लेके बेटा कहां तक, 14 तक। तो बेटा कुछ ये टर्म समझ में आई, डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, इमीडिएट टर्म्स है, इनका यूज बेटा आगे होगा। डोमेन मतलब पहले सेट के एलिमेंट जो यूज हो रहे हैं, रेंज मतलब सेकंड सेट के एलिमेंट जो यूज हो रहे हैं, कोडोमेन का मतलब सेकंड सेट सारा, चाहे वो यूज हो या ना हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। अब एक नेक्स्ट टर्म आती है बेटा, इमेज। कई बार बोलते हैं इमेज ऑफ वन, इसका मतलब क्या है कि इस रिलेशन में जो वन डोमेन है, इस रिलेशन में जो वन डोमेन है उसकी इमेज क्या है, मतलब वो किससे लिंक है, 3 से। इमेज ऑफ वन क्या है, 3। पता लग गया, डोमेन वो एलिमेंट जिससे एक पर्टिकुलर डोमेन लिंक है वो क्या कहलाता है, उसकी इमेज कहलाता है। ठीक है, जरूरी नहीं किसी की इमेज एक हो बेटा, दो भी हो सकती है। सपोज यहाँ पर 1 3 और 1 4 होगा, तो यहाँ पर 1 3 भी होता और 1 4 भी होता इसी रिलेशन के अंदर सपोज। तो जो इमेज ऑफ वन होती वो क्या होती, 3 and 4, दो इमेज होती। ठीक है, चलो ये होती है इमेज। नेक्स्ट मैंने बोल दिया इमेज ऑफ 2, 2 की इमेज क्या होगी, 2 की इमेज क्या है, 6। या तो यहां से देख लो या यहां से देख लो। ठीक है, नेक्स्ट इमेज आ गया। अब एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा प्री इमेज का। प्री इमेज देखो बेटा, प्री इमेज क्या होती है, जैसे एक होती है इमेज, इमेज किसकी होती है, डोमेन की। प्री इमेज किसकी होती है, इस रेंज की। सपोज मैंने बोला प्री इमेज ऑफ 3, तो वो क्या होगा बेटा, जो 3 है वो किसकी इमेज है, 1 की। समझ में आ गया। प्री इमेज ऑफ 9, जो 9 है वो किसकी इमेज है, 3। तो ये कुछ टर्म समझ में आई, डोमेन, रेंज, इमेज। ये बेटा कुछ समझ में आया क्या होती है ये टर्म्स, बेटा याद रखना क्या होती है, ये आगे यूज होंगी। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद रब करते हैं एक बार। बेटा ये मैंने आपकी बुक का एग्जांपल नंबर 7 लिखा हुआ है। क्या गिवन है, लेट एक आपको एक सेट गिवन है, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। पता लग गया, ए टू ए ही बनानी है, तो पहले वाले एलिमेंट भी सेट ए के होंगे, मतलब डोमेन वाले एलिमेंट भी सेट ए के होंगे और रेंज वाले एलिमेंट भी सेट ए के होंगे। और गिवन है x y = x + 1, डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। इसका एरो डायग्राम बनाओ, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज लिखो। चलो सबसे पहले मैं इसकी रोस्टर फॉर्म लिखता हूं, x y y कितना है, x + 1, y की वैल्यू x + 1 है। तो अगर मैं पहले x की वैल्यू 1 लेता हूं, अब y जो क्या है वो क्या है, x + 1, तो y कितना हो जाएगा, 2। एक तो ये बन गई 1,2। अगली मैं x की वैल्यू 2 लेता हूं, x की वैल्यू 2 लूंगा तो y कितना आएगा, 3। अगली बन गई 2,3। अगली मैंने x की वैल्यू 3 ली तो y कितना आ जाएगा, 4। बेटा रिलेशन ये है, जो y है वो x से एक ज्यादा है। अगली बार मैंने x की वैल्यू 4 ली तो y 5 आ गया, x की वैल्यू 5 ली तो y 6 आ गया। क्या मैं x की वैल्यू 6 ले सकता हूं, अगर मैं x की वैल्यू 6 लूंगा तो y तो 7 आ जाएगा, 7 तो इसमें है नहीं, तो इसका मतलब आगे तो नहीं जाऊंगा मैं, तो यहीं पर आपकी ये रिलेशन खत्म। अब इतना होने के बाद बेटा अब मुझे बोला कि इसका क्या बनाओ, एरो डायग्राम बनाओ। ए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 से 2 लिंक, 2 से 3, ये हो गया बेटा। समझ में आई बात अच्छे से। तो भाई ये था इसका एरो डायग्राम। अब मुझे अगला क्या बोला गया है, सेकंड। ये इसका पहला पार्ट हो गया। सेकंड मुझे बोला है डोमेन लिखो, कोडोमेन लिखो, रेंज लिखो। डोमेन बेटा क्या आ गई सी, सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट 1 2 3 4 5 6, set of elements of first set which are used in relation is called domain. Second, domain आ गया बेटा, और कोडोमेन
कोडोमेन तो क्या होता है, सेकंड सेट के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5 6। अगला क्या था, रेंज। रेंज क्या था, सेकंड सेट के एलिमेंट जो यूज हो रहे हैं 2 से लेके 6, 2 3 4 5 6। आ गया, समझ में आया बेटा? ये था हमारा एग्जांपल 7। एक मैं एक एग्जांपल और करता हूं बेटा आज। मैं इसको नोट करता हूं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये एग्जांपल नंबर 8 लिखा है यहां पर एनसीईआरटी का। एक बार इसको देख लिया। गिवन फिगर, आपको एक फिगर गिवन है या एरो डायग्राम गिवन है, शोज अ रिलेशन बिटवीन सेट्स P एंड Q। P एंड Q दो सेट हैं, उनके बीच में ये क्या दिखा रहा है, रिलेशन दिखा रहा है। तो मुझे बोला है राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, रोस्टर फॉर्म में लिखो और इसकी डोमेन और रेंज लिखो। अच्छा बेटा, मुझे सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। पहले तो मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया इसके ऊपर, रिलेशन फ्रॉम P टू Q। अब आप ध्यान से देखो, जो 9 है, 9 3 से भी लिंक है और 9 -3 से भी लिंक है। 9, 3 और 9, -3। सिमिलरली जो 4 है वो 2 से भी लिंक है और 4 जो है -2 से भी लिंक है। सिमिलरली 25 जो है 5 से भी लिंक है और 25 जो है वो -5 से भी लिंक है। ठीक है, चलो अब ना बेटा इतना करने के बाद अब मुझे इसको किसमें लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। मैंने आपको बताया था कि ये एक रिलेशन है। रिलेशन का मतलब कोई ना कोई कंडीशन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ टू सेट। तो देयर मस्ट बी सम कंडीशन इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में, इन दोनों सेट्स के बीच में होगी जो ये एलिमेंट्स सेटिस्फाई कर रहे हैं, जिसको ये एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब मुझे करना क्या है, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल उस कंडीशन को फाइंड आउट करना है। जैसे मुझे इनको देख के पता लग जाएगा, ध्यान से देखो, ये 9 ये 3, या तो ये इसका थ्राइस होगा या ये इसका स्क्वायर होगा। अब ये इसका थ्राइस नहीं है, क्योंकि अगर मैं -3 को 3 टाइम्स करूंगा तो -9 आएगा, ना कि +9 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो पहला वाला नंबर होगा बाद वाले का स्क्वायर होगा। ध्यान से देखो, 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3, 9 इज द स्क्वायर ऑफ -3, 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, 4 इज द स्क्वायर ऑफ -2, 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5, 25 इज द स्क्वायर ऑफ -5। तो बेटा अब आपको वो कंडीशन मिल गई, वो आपको देख के पता लग जाएगी एलिमेंट्स में। बस आपको सोचना है कि इनके बीच में कंडीशन है क्या। जैसे वो कंडीशन मिल जाए, अब आपको इसे किस फॉर्म में लिखना था, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कैसे लिखूंगा, R इज इक्वल टू x, y सच दैट, अब जो x है, x इज इक्वल टू y स्क्वायर, वेयर x बिलोंग्स टू P, क्योंकि जो पहला वाला एलिमेंट है वो सेट P का है, P है ना, हाँ, P का, एंड y बिलोंग्स टू Q। खत्म। ये बेटा क्या बन गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। बस आपने ये कंडीशन फाइंड आउट करनी है, क्या है इनके बीच में क्या कंडीशन है। अगला मुझे बोला क्या लिखो इसकी डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन तो बहुत आसान है। तो डोमेन क्या है बेटा, पहले वाला एलिमेंट 9 4 25 और रेंज क्या होगा, बाद वाला एलिमेंट क्या हो गया, 5 3 2 -2 -3 -5। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आज आप लोगों ने जो होमवर्क करना है वो क्या करना है, एक्सरसाइज 2.2 आपने होमवर्क करनी है एनसीईआरटी। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।